गुड आफ्टरनून दोस्तों। ड्रीम आरएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगिड़ और आज हम डिस्कस करेंगे 27 फरवरी को इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल। तो हमारा जो पहला आर्टिकल होगा वो अमेरिका और चीन के बीच में जो दक्षिण पूर्व एशिया में कंपटीशन चल रहा है उससे रिलेटेड। हमारा दूसरा आर्टिकल विटामिन डी के ऊपर होगा और हमारा तीसरा आर्टिकल संत माओ जी से रिलेटेड होगा। तो शुरू करते हैं। तो जैसा आप सबको पता होगा कि जो अमेरिका और चीन के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है वो सिर्फ चाहे ट्रेड वार से रिलेटेड हो या स्पेस में सुप्रीमेसी से रिलेटेड। तो उसका जो अब नया सेंटर जो उभर के आ रहा है वो क्या है, वो है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के बीच में जो फ्रिक्शन है ना वो मॉडर्न लास्ट कुछ दिनों में काफ़ी कुछ बढ़ गया है। आप भली से बात कर लो क्वाड गे राइस की बात करो या फिर अभी जो अब हमने कल परसों डिस्कस किया था कि वियतनाम में एक डिफेंस आइलैंड बना रहा है उससे रिलेटेड। तो राइटर बोलते हैं कि जब यूएन बना, यूएन के बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में एक शीत युद्ध चला, एक कोल्ड वार चला। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद वो तो ख़त्म हो गया, उसके बाद यूएस की मोनोपोली रही कुछ साल तक। अब क्या हो रहा है कि अब जैसे जैसे चीन का राइज हो रहा है तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन हेजिमनी दिखाने का। तो जो अब इनका मुख्य केंद्र है वो है दक्षिण पूर्व एशिया। क्योंकि अब इसका क्यों है, क्योंकि ये जो दक्षिण पूर्व एशिया है ये चीन के लिए स्ट्रेटेजिकली सामरिक और आर्थिक इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि चाइना का जो मेनली ट्रेड होता है, जो सारी सी लाइंस कम्युनिकेशन है वो कहाँ से पास होती है? साउथ चाइना सी से। मलिक का स्टेट याद करो, पता है ना, मलिक का स्टेट हो गया। तो चाइना क्या करता है, अब चाइना अब इनको कंट्रोल करने के लिए अपनी नेवल पावर को काफ़ी इंक्रीज़ कर लिया है। वो क्या करते हैं, साउथ चाइना सी में जैसे स्पार्टली और पार्सली आइलैंड का डिस्प्यूट याद होगा आपको, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गए जब फिलीपींस और वियतनाम, तब भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो उसका जजमेंट आया पीसीए का उसको भी उसने नहीं माना। तो वो जो क्या बोलता है कि जो पूरी 9 डेज से जो पूरा साउथ चाइना सी है वो हमारा है। तो ये चाइना सोचता है। लेकिन जो दक्षिण पूर्व एशिया के लोग हैं, अगर हम उनकी बात करें कि वो अमेरिका और चीन के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो लोग इन दोनों को एक दो ध्रुव मानते हैं। तो अगर कुछ उन्हें लगेगा कि कुछ बुरा हुआ है तो चीन की वजह से, और कुछ अच्छा हुआ है तो वो अमेरिका की वजह से। या दूसरे टाइप के लोग होंगे जो चीन को फेवर करेंगे या फिर अमेरिका के अगेंस्ट होंगे। तो जो बार बार जो चाइना दावा करता है कि जो संपूर्ण साउथ चाइना सी है जो उसकी समुद्री सीमा में शामिल है, तो अमेरिका इसका क्या करता है, विरोध करता है, क्योंकि इससे अमेरिका की हेजेमनी कम होती है। तो अब राइटर बोलते हैं कि जो चाइना और यूएसए के बीच में जो ये रस्साकसी चल रही है वो दो कारणों से और भी भीषण होगी। क्यों? पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि जो साउथ चाइना सी है वो चीन के लिए सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और यहाँ पर क्या है, जो अमेरिका के प्रमुख सहयोगी कौन कौन है? जापान, साउथ कोरिया और ताइवान। दूसरा, अब इसलिए भी है क्योंकि जो साउथ चाइना सी की जो कंट्रीज़ हैं, मतलब कि क्या, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इनका काफ़ी अच्छा राइज हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि जो भी चीन से असंतुष्ट जो इन्वेस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस जो शिफ्ट कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं? बांग्लादेश में हो गया, वियतनाम हो गया, तो ये यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब इससे भी चाइना चाहता है कि साउथ चाइना सी में उसकी हेजीमनी बनी रहे, क्योंकि अब अगर छोटे छोटे इत्तू से वियतनाम जैसे देश अगर चाइना को कंपटीशन देने लग गए तो इससे चाइना की हेजेमनी कमी होगी। और उसके अलावा भी क्यों है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि ये सेंचुरी है ना, एशियन सेंचुरी है। अगर आप बात करो कोरोना हैंडलिंग की, तो आप देखोगे तो जो हमारी जो एशियन कंट्रीज़ हो गए या फिर इंडिया हो गया, इवन जो मतलब कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उन्होंने कोरोना को अच्छे से हैंडल किया हुआ है। उनकी इकोनॉमी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उससे भी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। तो इस कारण से जो साउथ चाइना, ये साउथ ईस्ट एशिया है, इसका इकोनॉमिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अभी आरसीईपी एग्रीमेंट पे आपको याद होगा। तो लेकिन अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में, यूएस और चाइना में मजबूत कौन है। तो ऐसा लगता है कि चाइना थोड़ा मजबूत है। वो क्यों है? क्योंकि वो क्षेत्र का एक तो सबसे बड़ा जो उनका ट्रेड पार्टनर है, तो एशियान का जो मेन ट्रेड होता है या जो काफ़ी कुछ ट्रेड होता है वो चाइना से ही होता है। और अमेरिका से ज़्यादा निवेश भी चाइना ही करता है, तो इन्वेस्टमेंट के मामले में भी चाइना का इन्वेस्टमेंट काफ़ी है।
BRO आपको सबको पता होगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, तो उसमें काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बिल्डअप कर रहा है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि जो चीन इतना सब कुछ कर रहा है, ये क्या है, ये जो बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट है, ये सब क्या है, ये चीन की जो विश्वव्यापी, जो अगर अगर जो चीन एक वर्ल्ड में जो लीडर बनना चाहता है, अपनी हेजेमनी इस्टाब्लिश करना चाहता है, तो उसका एक छोटा सा जो संकेत है ना, वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिल रहा है। तो तो चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसका छोटा सा रूप हमें देखने को मिल रहा है। तो चाइना क्या है, एक रिविजनिस्ट पावर है, वो चाहता है कि जो यूएसए के स्टेटस को उसको चेंज किया जाए, और जो बार बार जो चाइनीज़ में बोलते हैं कि जो मिडिल में, जो मध्यकाल में चाइनीज़ की जो सुप्रीमेसी थी, उसको वापस से रिवाइवल किया जाए। अब इसमें जो चाइना की जो डायस्पोरा होती है, उसमें काफ़ी बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो चाइना का, जिस तरह से हम बार बार इंडिया की डायस्पोरा की बात करते हैं, उस तरह जो चीनी लोग हैं, ये लोग भी साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी फैले हुए हैं, तो इन्होंने भी चाइना के राइज में अपना योगदान दिया है। उसके अलावा आज का जो वर्ल्ड है, उसमें इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके आओगे, अगर आप भली से बुरे हो तब भी आपकी बड़ी इज्जत होगी। तो जो चाइना है, जो चाइना का इन्वेस्टमेंट अगर हम साउथ एशिया में बात करें, तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। अभी जैसे म्यांमार में बंगाल की खाड़ी तक एक गैस पाइपलाइन बना रहा है, या फिर लाओस और सिंगापुर में हाई स्पीड रेलवे लाइन बन रही है। तो ये सब कितने, और बेल्ट एंड रोड के जो इतने सारे प्रोजेक्ट हो गए, तो इन सबसे क्या है, चाइना अपना एक मासिव इन्वेस्टमेंट प्रदान कर रहा है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है। तो इससे क्या होगा, ओब्वियसली अगर आपको कोई पैसा देगा तो आपको झुकना पड़ेगा। अब इसमें कोरोना में नया भी आ गया कि चाइना अपने जो लोकल वैक्सीन है, उसके फटाफट से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो इन देशों में सप्लाई कर सके और वैक्सीन डिप्लोमेसी का प्रयोग कर सके, जिस तरह इंडिया कर रहा है। अब एक छोटा सा मिल्क टी अलायंस भी की भी बात कर लेते हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता। तो हुआ क्या था, एक थाई एक्टर थे वचिराविद चिवारी, तो उन्होंने एक अज्ञानतावश ट्वीट किया, तो उन्होंने हांगकांग को एक कंट्री बता दिया था। इससे क्या होगा, हांगकांग तो, अब हांगकांग को तो कंट्री मानते नहीं है चाइना वाले, वो तो ठीक उनका पार्ट है, वो ऐसा बोलते हैं। हाँ, इसको हांगकांग को क्या था कि यूके ने चाइना को दे दिया था। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे उन्होंने हांगकांग को एक अलग कंट्री बता दिया, तो जो कई सारे चीनी लोग थे ना, उन्होंने उनको इंटरनेट पे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन उनका ट्रोल ख़त्म नहीं हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, जो लोकल लोग थे, उन्होंने उसका जवाब, उनका रिस्पॉन्स दिया। तो जो हांगकांग के लोग हो गए, तो साथ में साथ देने को ना आ गए, ताइवान के लोग आ गए, ये सब आ गए, थाईलैंड के लोग आ गए, ये सब आ गए, और फिर अपने साथ में इंडियन के, जो अपना सीमा विवाद चल ही रहा था, तो अपने इंडियन भी मिल गए। तो इन्होंने क्या किया कि मिल्क टी लाइन्स बना लिया। मिल्क टी मतलब चाइना में जो चाय होती है, वो बिना दूध की पी जाती है, लेकिन जो हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पर हम चाय कौन सी बनाते हैं, दूध वाली। तो मिल्क टी, और उनकी क्या है, विदाउट मिल्क। तो अपनी क्या है, तो इस प्रकार उसके बाद अभी जो है बर्मा में फौजी विद्रोह हुआ, उसके बाद बर्मा की भी दूध वाली चाय की बाढ़ आ गई। तो इस तरह से सब मिल गए जिन्हों जो दूध वाली चाय पीते हैं उनके, और उन्होंने चाइना के अगेंस्ट एक मोर्चा खोल दिया है। अब जो चाइना इतना इन्वेस्टमेंट करता है, उसकी कुछ समस्याएं भी होती हैं। क्या, क्योंकि जो चीनी कंपनियों हैं, उन पर भ्रष्टाचार और उन पर करप्शन और जो एनवायरनमेंट को डैमेज करने का आरोप लगता है, क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इनका काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना। तो ये एक तरह से जो नियो कॉलोनिज्म की हम बात करते हैं, जो कई सारे आप अफ्रीकन कंट्रीज में देख लीजिए, तो जो साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, उसमें भी ऐसा कुछ हो रहा है। और जो जो कई सारी जो चाइनीज़ कंपनीज होती है, जो इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो क्या चाहती हैं कि जो वहाँ के लोग, किसी भी कंट्री के जो लोकल लोग हैं, उनके बजाय वो चीन से अपने मजदूर बुलाना पसंद करती है। तो इससे क्या होगा, लोकल लोगों का रोजगार कम होता है। तो इससे क्या होती है, वहाँ पे लोकल लोगों में आक्रोश पैदा होता है। उसके बाद अगर चीन के अगेंस्ट कोई जाना भी चाहता है, तो चीन उस पर क्या करता है, सेंक्शन लगा देता है, उन्हें अलग 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 कुछ ना कुछ तरीके से दंडित करने की कोशिश करता है। और चीन के जो पड़ोसी हैं, उनको तो चीन अपने फौजी ताकत के रूप से डराता है, जैसे अभी इंडिया के केस में हुआ। लेकिन उसको क्या मिला, एक खतरनाक रिस्पॉन्स मिला, जो उसने सोचा भी नहीं था। तो अपने उद्दंड और आक्रामक बर्ताव के कारण चीन इलाके में अलोकप्रिय है। तो जैसे कि वियतनाम में अक्सर चीन विरोधी दंगे होते रहते हैं, वियतनाम वार सबने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो वियतनाम और चाइना का बिल्कुल अगेंस्ट चलता है। उसी प्रकार से इंडोनेशिया में काफ़ी सारी पॉपुलेशन होती है मुसलमान, तो वहाँ पे भी जो उइगर मुस्लिम है, जो चाइना में उइगर मुस्लिम है, जिनका प्रताड़ित किया जाता है चाइना में, तो उनके खिलाफ भी, तो चाइना के खिलाफ भी इंडोनेशिया में विरोध होता रहता है।
तो राइटर बोलते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो चीन का दबदबा है ना वो अब धीरे धीरे कम होने लग गया है। अब उसको और कम करने के लिए क्या होगा कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं जैसे जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इनको साथ आना पड़ेगा। और साथ आने के लिए क्या हो गया है, क्वाड बन चुका है। क्वाड बन चुका है, मालाबार एक्सरसाइज होती है जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इन्वॉल्व कर लिया है। तो इंडिया बार बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। इंडिया ने भी रशिया को भी आमंत्रित किया कि भाई आप भी इधर कूदो। और इंडिया भी क्या चाह रहा है, अभी व्लादिवोस्तोक और चेन्नई को कनेक्ट करने के लिए एक रूट बनाने की बात कर रहा है। वो भी कहाँ से जाएगा, साउथ चाइना से। तो इंडिया भी चाहता है कि जो कई सारे जो स्टेक होल्डर हो ना वो अगर साउथ चाइना सी में रहेंगे तो चाइना की हेजेमनी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और इंडिया नहीं चाहता कि वो यूएस के पाले में दिखाई दे, तो वो क्या करता है कि सबको बुलाना चाहता है। इंडिया चाहता है कि एशियन सेंट्रलिटी हो, कि जो हम बात करते हैं साउथ एशिया का डेवलपमेंट वो एशियन के सेंट्रल में रख कर किया जाए। तो ये हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमारा पेपर 2 है उसमें साइंस वाला पोर्शन है, उसमें एक विटामिन वाला भी पार्ट है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन डी क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो अभी क्या है ना कि जो हैदराबाद का जो निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है और जो गांधी हॉस्पिटल है, तो उनके डॉक्टरों ने एक स्टडी की। उसमें क्या हुआ कि जो कोरोना के मरीज थे तो अगर उनको विटामिन डी की अच्छी सप्लाई मिली, अच्छे सप्लीमेंट मिले, तो वो जल्दी ठीक होने लगे। इसी प्रकार जो लेंसेंट है, जो मेडिकल जर्नल है, मेडिकल जो किताब बुक आ, बुक आती है, उसमें भी उस एक मिनट यार, उसके मुताबिक भी हड्डी और मांसपेशियों की मजबूती के लिए विटामिन डी अच्छा होता है। अब आप मानोगे नहीं, लेकिन फिर भी जो हर तीसरा व्यक्ति होता है उसमें विटामिन डी की कमी होती है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि विटामिन डी के कितने टाइप होते हैं। तो विटामिन डी जनरली 2 टाइप का होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। अब हमारे लिए कौन सा अच्छा है, हमारे लिए विटामिन D3 अच्छा होता है। अब इसकी कमी को मेनली किसके द्वारा, सप्लीमेंट के द्वारा पूरा किया जाता है, क्योंकि जो जितना भी हम फ्रूट या जो भी खाते हैं उनमें विटामिन डी इतना सफिशिएंट नहीं होता है, तो हमें सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। अब ज़्यादा सप्लीमेंट से नुकसान भी होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम जान लेते हैं कि विटामिन डी क्या क्या बेनिफिट करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड्डियों की। तो विटामिन डी क्या होता है ना कि हमारे जो कैल्शियम सोखने की जो शक्ति है उसमें मदद करता है। तो जो कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन हो जो होता है वो बॉडी में विटामिन डी बढ़ाता है। इससे अगर विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा कि हमें जो कैल्शियम की दवाएं हैं उनका असर नहीं होगा। अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमें जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होगा, हमें कमजोरी आने लगेगी, हमारी हड्डियां भंगुर होने लगेगी। दूसरा जो फ़ायदा करता है वो हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो अगर आप कभी वृद्धावस्था की बात करो, हमने कल एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, आपको पता हो, ब्रेन प्लास्टिसिटी के बारे में। उसी प्रकार जब अगर हम वृद्धावस्था की बात करते हैं तो हमें मेंटल हेल्थ की भी बात करेंगे। तो मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए भी विटामिन डी ज़रूरी है। इससे हमें डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी जो मानसिक, जो मेंटल इलनेस होती है उनसे फाइट करने में मदद मिलती है। जो ब्रेन फॉग हो गया, मतलब कि जो कुछ क्षणों के लिए याददाश्त चली जाती है, आलस हो गया, कमजोरी हो गई, तो ये सारी समस्या है ना, ये विटामिन D3 की कमी की तरफ इशारा करती है। इसके अलावा विटामिन D3 की कमी से क्या क्या हो सकते हैं, विटामिन D3 की कमी से जलन हो जाती है, क्रोन्स की बीमारी हो जाती है, पेट की कई सारी समस्याएं होती है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या होता है कि विटामिन जो D3 होता है ना वो इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो जो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी या रेडिएशन से गुजरते हैं, तो ऐसे लोगों का जो इम्यूनिटी होता है ना काफ़ी घट जाता है। तो ऐसे लोगों को तो फिर विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैंसर के उपचार में भी काफ़ी बेनिफिशियल है। और अब इसको कैसे नापा जाता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फिगर याद रख लो कि 60 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर हमारे लिए सफिशियंट है। इससे ज़्यादा कम दिक्कत हो जाएगी। अब अगर विटामिन D3 ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया कि अगर विटामिन D3 ज़्यादा हो गया तो हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगेगा। तो एक ज़्यादा होना भी काफ़ी घातक हो जाता है। तो हमें जो सप्लीमेंट होते हैं विटामिन डी के वो अच्छे ढंग से और अच्छी क्वांटिटी में और लिमिटेड लेने चाहिए डॉक्टर की सलाह से। अब विटामिन डी के सोर्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे अच्छा जो सोर्स है विटामिन डी का वो धूप है, मतलब सोलर एनर्जी। तो आप धूप में बैठिए, विटामिन डी आपको मिलेगा। लेकिन यह सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आज क्या हो गया, आज के पर्यावरण में इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता, ऑब्वियसली, क्योंकि पोल्यूशन इतना हो गया और कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से
विटामिन डी हमें धूप से इतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप खुद ही आप ऐसे देख लो कि जो कई सारे किसान होते हैं ना, अब वो तो बेचारे इतना धूप में इतना काम करते हैं, उनमें तो कमी नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन उनमें भी विटामिन D3 की कमी देखी जा सकती है। अब इसके सोर्स क्या होते हैं? फिश हो गया, एग्स हो गए, मिल्क हो गया, मशरूम हो गया, या जो बीन्स वाली फलियों वाली जो सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन डी थोड़ी मात्रा में होता है। अब इनमें थोड़ी मात्रा में होता है तो ऑब्वियसली हमें इसकी पूर्ति करने के लिए सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब सप्लीमेंट ले लिए विटामिन डी, तो विटामिन डी लेने के बाद एक सबसे जो ज़्यादा चीज़ हमें इंश्योर करनी पड़ती है कि हमें खाने में अब इसको सोखना भी ज़रूरी होता है। तो विटामिन डी को सोखने के लिए खाने में उचित मात्रा में हमें जो फेट वाली चीज़ें होती हैं उनको शामिल करना चाहिए। फेट वाली चीज़ें कैसे हुई? जैसे नारियल तेल हो गया, गाय का घी हो गया, नट्स हो गए, तो इनको हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो अब वही है जो इसका सार क्या है कि कोरोना के दौर में विटामिन डी का महत्व और बढ़ गया है। अगर आप 6 महीनों में विटामिन डी के स्तर की जांच जरूर कराएं और कमी पाए जाने पर डॉक्टर की सलाह लें और विटामिन डी के जो सप्लीमेंट हैं उनको लें। अगला आर्टिकल हमारे जो महान समाज सुधारक, कवि, चित्रकार, संगीतकार, ज्योतिषी, खगोल विज्ञानी, सब कुछ माओ जी महाराज से रिलेटेड है, जो वागड़ क्षेत्र से रिलेटेड है। अभी बेणेश्वर धाम में मेला स्टार्ट हो गया है, तो ये आर्टिकल उन्हीं से रिलेटेड है। तो माओ जी ने अभी इनकी है ना कई सारे भविष्यवाणी है ना बहुत सही है। इन्होंने पहले ही बता दिया था उस टाइम पे कि ऐसा है ना, तारों से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ऐसे दीवार में से पानी आएगा, मतलब जो नल टोटी के थ्रू पानी आता है वो सब इन्होंने भविष्यवाणी काफ़ी पहले ही कर दी थी। तो उसी की एक बात यहाँ पे है कि जो इन्होंने वस्त्र पट्टिका लिखी है उसमें युग चक्र, जो हमारा युग चक्र है, जो ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष है, जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ज्योतिष है, ज्ञान विज्ञान है, इन संपूर्ण का जो चित्रण है ना इन्होंने वस्त्र पट्टिका पे किया हुआ है। इसमें उन्होंने ना लैपटॉप से किस तरह हम मिसाइल कंट्रोल करते हैं, या फिर जो वायुयान हो गए या अरब सागर हो गया, इस सब की जो व्याख्या है ना उन्होंने उस टाइम पे आज से 291 साल पहले कर दी थी। तो ये काफ़ी सिद्ध पुरुष थे। दक्षिण राजस्थान में इनको कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। जो अब जिस वस्त्र पट्टिका की हम बात कर रहे हैं वो 17 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी है। उसमें भविष्य का चित्रांकन है कि ऐसे मिसाइलें होंगी जिनको लैपटॉप से कंट्रोल किया जाएगा, ऐसे ऐसे एयरप्लेन होंगे, एयरक्राफ्ट होंगे। तो ये सब उन्होंने उस टाइम पे घोषित कर दिया था। अब जो इसकी जो दूसरी प्रति है इस वस्त्र पट्टिका की वो आज भी उपलब्ध है, और जिसे क्या बोलते हैं? भुंगल पुराण। इन्होंने वागड़ी भाषा में 750 छोटे बड़े ग्रंथ लिखे। जो इनके द्वारा रचित 5 बड़े ग्रंथ हैं उन्हें क्या बोलते हैं? चोपड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन था इनमें? साम सागर। तो इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ऐसे है ना कि इन्होंने पहले बता रखा है कि सैटेलाइट लॉन्च होंगे अंतरिक्ष में। तो मनुष्य का एक कीबोर्ड जैसे आकृति से जोड़ा गया है। इसमें स्पष्ट दिखता है कि एक मनुष्य अपने लैपटॉप को संचालित करते हुए उपग्रह को भेज रहा है। तो इस तरह से मतलब इन्होंने काफ़ी भविष्यवाणी कर दी थी जो आज हम देखते हैं। अब इनके बारे में इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? निष्कलंक संप्रदाय। तो निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए? संत माऊ जी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? सावला ग्राम, आसपुर डिस्ट्रिक्ट, आसपुर तहसील, डूंगरपुर। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? बेणेश्वर धाम में। इनके जो ग्रंथ हैं उनको क्या बोलते हैं? चेपड़ा। कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? बागड़ी भाषा में। और ये बागड़ क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं, स्पेशली भीलों के अंदर। अब जो हमारी इकोनॉमी है वो रिवाइवल की तरफ चल रही है। जो लास्ट जो 2 क्वार्टर रहे हैं उनमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट रही है। तो उसका मतलब क्या है कि हम टेक्निकल रिसेशन से बाहर निकल चुके हैं। टेक्निकल रिसेशन क्या होता है कि अगर 2 क्वार्टर में लगातार आपकी इकोनॉमी गिर रही है तो रिसेशन आ गया। अगर 2 क्वार्टर में रेगुलर बढ़ जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे कि रिसेशन चला गया। अब क्या एक छोटा सा आर्टिकल कि बिडेन आए हैं, उनका जो पहली सैन्य कार्यवाही हुई है वो क्या हुई है कि सीरिया में जो ईरान समर्थक आतंकी ठिकाने थे उनको उड़ा दिया गया है। तो ईरान को लगा था कि बिडेन आएंगे उनकी परेशानियां कम होगी। वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि आतंकवाद, तो अमेरिका ने साफ दिखा दिया है कि ठीक है भाई, आपकी जो न्यूक्लियर डील है हम उस पर बात करेंगे, लेकिन जो आतंकवादी गतिविधियाँ आप फैलाते हो उनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और स्पोर्ट की बात कर लेते हैं। जो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में अब दूसरा जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है वो स्टार्ट हो गया है। पहला कहाँ पे हुआ था? पहला भी गुलमर्ग में हुआ था। और किसने जीता था? जम्मू कश्मीर ने ही जीता था। उसके बाद क्या है कि जो ओबीसी में
ओबीसी के लिए जो जातिगत आधारित जनगणना है, इसकी मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस दे दिया है। तो ये इशू जब अच्छे से आएगा हम इसको और डीप में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल एक बचा हुआ है, उसको मैं डीप में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर गाइडलाइंस आई है तो उसके क्या पॉजिटिव हैं, क्या चैलेंजेस होंगे, ये सब अच्छे, इलेक्शन भी आ रहे हैं तो उसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं, ये सब चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए अगले आर्टिकल में।